अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। और आज की क्लास में हमारा टॉपिक है स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम से हासिल होने वाले स्पेक्ट्रम को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हाइड्रोजन एटम से हासिल होने वाले स्पेक्ट्रम को डिस्कस करने से पहले ज़रूरी है कि हमें पता चले कि स्पेक्ट्रम क्या है। तो सबसे पहले हम स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ते हैं कि ये जो स्पेक्ट्रम है ये क्या होता है। तो स्पेक्ट्रम को डिफाइन करते हैं हम कि दिस इज द विजुअल डिस्प्ले ये विजुअल डिस्प्ले है किस चीज की? ऑफ डिस्पर्शन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ लाइट। अब ये डिस्प्ले हमारे पास हासिल होती है व्हेन इट इज पास्ड थ्रू अ प्रिज्म ये हमारी ऑर्डिनरी लाइट है। अब इसको जब हम प्रिज्म में से पास करते हैं तो ये जो लाइट रेडिएशंस होते हैं इनकी डिस्पर्शन हो जाती है एंड टू कंपोनेंट्स ऑफ लाइट। हमारे पास मुख्तलिफ कंपोनेंट्स ऑफ रेडिएशन हासिल हो जाते हैं व्हेन इट इज पास्ड थ्रू अ प्रिज्म। ये प्रिज्म लगा हुआ है और इसमें से जब हम ऑर्डिनरी लाइट को पास करते हैं तो ऑर्डिनरी लाइट की डिस्पर्शन हो जाती है एंड टू कंपोनेंट्स ऑफ लाइट हमारे पास मुख्तलिफ वेवलेंथ वाले रेडिएशन हासिल हो जाते हैं जो हमारे पास विजिबल रीजन में जो हमारे पास हासिल हो रहे हैं, डिस्पर्शन हासिल हो रही है, उसको अगर हम रिकॉर्ड करा दें थ्रू स्पेक्ट्रोमीटर तो ये जो डिस्पर्शन हमारे पास हासिल होती है इसको हम रिकॉर्ड करते हैं थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट विच इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोमीटर। तो ये हासिल होने वाला डिस्पर्शन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ लाइट जो है इसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का? स्पेक्ट्रम का। ये ऑर्डिनरी लाइट को हम प्रिज्म में से पास कर रहे हैं, हमारे पास डिस्पर्शन हो रही है इसकी एंड टू डिफरेंट कलर्स हमारे पास 7 मुख्तलिफ किस्म के कलर हासिल हो जाते हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर हासिल हो जाते हैं जिनकी डिफरेंट वेवलेंथ होती है और इनकी वेवलेंथ का जो रेंज है हमारे पास ये होता है फ्रॉम 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर। हमारे पास 400 से लेकर 750 तक नैनोमीटर तक का वेवलेंथ वाले हमारे पास मुख्तलिफ कंपोनेंट हासिल हो जाते हैं। तो ये हमारे पास उसका की मौजूद है कि जो इसमें वायलेट कलर होता है उसकी वेवलेंथ जो है 400 से 420 तक है। इसी तरह इंडिगो 420 से 460 नैनोमीटर, ब्लू का 460 से 510, ग्रीन 510 से 580, येलो 580 से 600 तक, ऑरेंज जो है वो हमारे पास 600 नैनोमीटर से लेकर 630 नैनोमीटर तक इनकी वेवलेंथ की रेंज होती है। और रेड कलर जो है हमारे पास इसकी रेंज जो है वो 630 से लेकर 750 नैनोमीटर तक होती है। तो ये सारे कलर जो है हमारे पास कौन से रीजन में आते हैं? ये रीजन कहलाता है, ये विजिबल रीजन है। विजिबल रीजन में हमारे पास जो स्पेक्ट्रम हासिल होता है उसमें मुख्तलिफ किस्म के कलर हमें हासिल हो जाते हैं। और विजिबल रीजन की जो रेंज है वो क्या है? 400 से लेकर 750 नैनोमीटर तक होती है। तो ये जो डिस्प्ले हमें हासिल हो रही है जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, विजुअल डिस्प्ले है, इसको हम देख सकते हैं। इस डिस्प्ले को जिसमें कंपोनेंट्स ऑफ लाइट की डिस्पर्शन हो चुकी है इस डिस्प्ले को नाम दिया जाता है किस चीज का? स्पेक्ट्रम का नाम दिया जाता है। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि जब हम वाइट लाइट को पास करवाते हैं थ्रू प्रिज्म तो इसमें से जो रेडिएशंस होते हैं तो रेडिएशन अंडरगोज थ्रू बेंडिंग और रिफ्रैक्शन। वाइट लाइट को जब हम प्रिज्म में से पास करवाते हैं तो इनकी क्या होती है? रिफ्रैक्शन या बेंडिंग काज हो जाती है। अब द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग कि कोई रेडिएशन किस हद तक बेंड होता है, उसकी रिफ्रैक्शन किस हद तक होती है, एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग जो है हमारे पास डिपेंड करता है किस चीज पे? एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग और रिफ्रैक्शन
depends upon the frequency or wavelength of radiation. कोई रेडिएशन किस हद तक बेंड होगा, इसका डिपेंड जो होता है वो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी या उसके वेवलेंथ पे होता है. रेडिएशंस ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी, रेडिएशंस ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जो रेडिएशन की ज्यादा होगी तो क्या होता है, उसकी वेवलेंथ जो होगी क्या होगी, शॉर्ट होगी, शॉर्टर वेवलेंथ. हम कह सकते हैं रेडिएशंस ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी और रेडिएशन ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ. तो ऐसे रेडिएशन जिनकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास हाई होती है या जिनकी वेवलेंथ हमारे पास क्या होती है, शॉर्ट होती है, तो दे बेंड टू अ ग्रेटर एक्सटेंट. यानी कि एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग जो है, जैसे मैंने बता दिया कि ये डिपेंड करता है रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी या उसके वेवलेंथ की डिपेंड करता है. कैसा डिपेंड है कि जिन रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी हमारे पास ज्यादा होती है वो रेडिएशन ग्रेटर एक्सटेंट तक क्या हो जाते हैं, बेंड हो जाते हैं. या हम यूं भी कह सकते हैं कि वो रेडिएशन जिनकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है उनकी जो बेंडिंग होती है वो ग्रेटर एक्सटेंट तक होती है, और जिनकी वेवलेंथ हमारे पास लार्ज हो या फ्रीक्वेंसी इसकी क्या हो, स्मॉल हो, तो उनकी बेंडिंग जो होगी हमारे पास क्या होगी, स्मॉल एक्सटेंट तक वो बेंड होंगे. अब जो हमारे पास व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ वेवलेंथ ऑफ रेडिएशंस. हमारे पास जो व्हाइट लाइट है उसमें हमारे पास हर वेवलेंथ के रेडिएशन जो होते हैं वो मौजूद होते हैं. अब जब हम इसको पास करवाते हैं थ्रू अ प्रिज्म, तो वो वेवलेंथ जिनकी वो रेडिएशन जिनकी वेवलेंथ हमारे पास इस रेंज में आती है 400 से लेकर 750 नैनोमीटर के रेंज में आती है, यानी कि वो रेडिएशन जिनका वेवलेंथ 400 से लेकर 750 नैनोमीटर तक हो, वो रेडिएशन हमारे पास कौन से रीजन में आते हैं, ये विजिबल रीजन में आते हैं. और विजिबल रीजन में इससे क्या हासिल हो जाते हैं, हमारे पास 60 डिफरेंट कलर्स हासिल हो जाते हैं. कौन से डिफरेंट कलर हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, और साथ साथ उनकी वेवलेंथ की रेंज भी हमारे पास मौजूद है. तो विजिबल रीजन में जो हमारे पास स्पेक्ट्रम हासिल होता है उसमें 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, या जिसको हम शॉर्टकट विद ग्यार के नाम से पुकारते हैं. अब इस विजिबल स्पेक्ट्रम के अलावा हमारे पास कुछ और रीजन्स भी हासिल होते हैं. टोटल 7 डिफरेंट रीजन्स हमारे पास हासिल होते हैं. तो विजिबल रीजन के अलावा हमारे पास कौन से रीजन्स हैं, अल्ट्रावायलेट रीजन है, एक्सरेज हैं, गामा रेज हैं, इंफ्रारेड रीजन, माइक्रोवेव्स होते हैं, हमारे पास रेडियो वेव्स होते हैं. तो जो अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज और गामा रेज हैं, ये हमारे पास इट लाइज टू द side of greater frequency as compared to visible light. अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज और ये जो गामा रेज होते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है हमारे पास विजिबल रीजन के रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के मुकाबले में ज्यादा होती है. और ये जो इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव है और रेडियो वेव, यानी कि विजिबल रीजन के दूसरे साइड पे जो हमारे पास 3 रीजन्स हैं, इन रीजन्स में रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो विजिबल रीजन की रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के मुकाबले में क्या होती है, हमारे पास कम होती है. तो ये हमारे पास इसका एक टेबल मौजूद है. इस टेबल में हमारे पास क्या है, वेवलेंथ जो है, अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो ये जो वेवलेंथ के वैल्यूज दिए गए हैं, ये हमारे पास मुख्तलिफ रीजन्स हैं, मुख्तलिफ वेवलेंथ वाले रेडिएशंस हैं. इनकी वेवलेंथ जो है लेफ्ट से राइट की तरफ जाती हुई क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. अब जब वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में इनवर्स रिलेशनशिप होता है. तो वेवलेंथ अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जाती हुई डिक्रीज हो रही है तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो होगी वो लेफ्ट टू राइट क्या होगी, इंक्रीज होगी. तो विजिबल रीजन के राइट साइड पे जो हमारे पास रीजन्स मौजूद हैं 3, ये विजिबल रीजन के मुकाबले में हाई फ्रीक्वेंसी वाले हैं, या हम कह सकते हैं कि ये
शॉर्टर वेवलेंथ वाले होते हैं एज कंपेयर टू विजिबल रीजन। और ये जो लेफ्ट साइड पे 3 रीजन हमारे पास मौजूद हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है विजिबल रीजन के मुकाबले में कम होती है और इनका वेवलेंथ जो होता है हमारे पास विजिबल रीजन के रेडिएशन के वेवलेंथ से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो लेफ्ट से राइट की तरफ जाती हुई वेवलेंथ में डिक्रीज आ रही है और फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब इस किस्म का पैटर्न जिसमें रेडिएशन को अरेंज किया जाता है in the increasing or decreasing order of their frequencies or their wavelengths, such type of pattern of radiation is called a spectrum. अगर हम रेडिएशंस को अरेंज करते हैं on the basis of their increasing or decreasing frequencies or wavelength, so the pattern obtained is called a spectrum of the radiations. इसमें अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएं तो वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज हो रही है और फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो दोनों किस्म का पैटर्न आप इसके लिए लगा सकते हैं। अगर राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो फिर हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो होगी वो डिक्रीज होगी और राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हुए वेवलेंथ जो होती है वो इंक्रीज होती है। तो स्पेक्ट्रम को हम यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि दिस इज द पैटर्न इन विच द रेडिएशंस आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ और देयर फ्रीक्वेंसीज। तो ये हो गया हमारे पास किसके बारे में, स्पेक्ट्रम के बारे में। अब ये जो स्पेक्ट्रम होता है हमारे पास, ये स्पेक्ट्रम जो है ये 2 टाइप्स का होता है। एक को हम कहते हैं क्या, स्पेक्ट्रम जो है वो 2 टाइप्स का है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं और दूसरा जो होता है हमारे पास क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रम होता है। अब ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या चीज है और लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो इसके लिए हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की पहचान कैसे करेंगे कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम वो स्पेक्ट्रम है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम द स्पेक्ट्रम in which there is no clear boundaries, lines between the colors of the spectrum. अगर स्पेक्ट्रम में हासिल होने वाले कलर के दरमियान कोई क्लियर कट बाउंड्रीज या लाइंस ना हो, इनके दरमियान कोई क्लियर सेपरेशन ना हो, इसमें कलर जो होते हैं वो एक दूसरे में डिफ्यूज हो जाते हैं, एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं और इनमें डिफरेंशिएशन जो होती है वो नहीं हो सकती है, तो ऐसे स्पेक्ट्रम को हम नाम देते हैं किस चीज का, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का। जैसे हमारे पास इसकी एग्जांपल में है क्या, रेनबो। तो रेनबो जो है हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की एग्जांपल है। नेचुरल स्पेक्ट्रम हमारे पास हासिल होता है तो उसमें कलर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में डिफ्यूज होते हैं, कलर के दरमियान कोई सेपरेशन, कोई गैप नहीं होता है, एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं, उनके दरमियान कोई क्लियर कट बाउंड्रीज या लाइंस मौजूद नहीं होते हैं, कोई डार्क स्पेस नहीं होता है जिससे कलर एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट हो सकें। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को हम नाम देते हैं किस चीज का, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। और जो लाइन स्पेक्ट्रम है, लाइन स्पेक्ट्रम में हमारे पास क्या होते हैं, कलर्स के दरमियान जो होते हैं बाउंड्रीज जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। सो द स्पेक्ट्रम, ये वो स्पेक्ट्रम है on which clear lines exist between the colors of spectrum. स्पेक्ट्रम के कलर्स के दरमियान जब क्लियर लाइंस एग्जिस्ट करते हैं जिनकी वजह से इनके दरमियान सेपरेशन होती है हमारे पास, तो ऐसे स्पेक्ट्रम को हम किस चीज का नाम देते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। इसको हम दूसरा नाम देते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम को एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है, इट इज आल्सो कॉल्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो एटम से हासिल होने वाले जो स्पेक्ट्रम होते हैं वो हमारे पास एक्चुअली क्या है, लाइन स्पेक्ट्रम होते हैं। अब ये जो स्पेक्ट्रम है इसमें हमारे पास क्या होंगे, डार्क स्पेसेस होते हैं बिटवीन द कलर्स।
जिसकी मदद से आप कलर्स को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करवा सकते। और एटम से हासिल होने वाले जितने भी स्पेक्ट्रम होते हैं वो हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम की एग्जांपल में आते हैं। कैसे हासिल होता है? जब आप किसी सब्सटेंस के किसी एलिमेंट को वेपोराइज्ड फॉर्म में ले लेते हैं या इसको गैसियस फॉर्म में ले लेते हैं, वेपोराइज्ड फॉर्म में एलिमेंट को ले लें या गैसियस फॉर्म में ले लें डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, और उसमें से आप करंट पास करते हैं या इलेक्ट्रिक अर्क के जरिए जब आप उसको हीट अप करते हैं तो क्या हो जाता है? जो हमारे पास वेपोराइज्ड फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट, गैसियस फॉर्म इनको जब हम डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर लेते हैं या इसमें से हम इलेक्ट्रिक अर्क के जरिए इसको हम क्या करते हैं? हीट अप करते हैं, तो क्या हो जाते हैं? ये जो हमारे पास गैस होता है, ये गैस जो होता है ये क्या हो जाता है? आयनाइज हो जाता है। इसको एनर्जी मिल जाती है, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और उसके नतीजे में इसकी आयनाइजेशन हो जाती है। अब जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की है, इसी एनर्जी को जब ये एमिट करता है तो एमिटेड एनर्जी को अगर हम रिकॉर्ड करा दें किसके थ्रू? इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है स्पेक्ट्रोमीटर में, अगर हम इसको रिकॉर्ड करवा दें, एनर्जी एब्जॉर्ब जब हो जाती है, अब दोबारा जब वो इसको एमिट करता है, हमारे पास है कि फॉर एग्जांपल ये कोई वेपोराइज्ड फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट है, इसको हम बाहर से एनर्जी दे देते हैं, ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर जाता है। अब एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद इसकी क्या हो जाती है? एक्साइटेशन हो जाती है। एक्साइटेड फॉर्म में इसकी एनर्जी बढ़ जाती है तो ये अनस्टेबिलिटी फील कर रहा होता है। दोबारा स्टेबल होने के लिए क्या करता है? एनर्जी को एमिट करता है, तो डी एक्साइटेशन, और इसमें से एनर्जी जो होती है हमारे पास एमिट हो जाती है। ये एमिटेड एनर्जी है। अब इस एमिटेड एनर्जी को अगर हम स्पेक्ट्रोमीटर में रिकॉर्ड करवा दें तो इससे हासिल होने वाला जो स्पेक्ट्रम होगा हमारे पास कौन सा स्पेक्ट्रम होता है? लाइन स्पेक्ट्रम है। तो लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होगा? फिर हमारे पास डिफरेंट कलर जो होंगे वो आपस में सेपरेट होते हैं थ्रू डार्क स्पेसेस, और उनके दरमियान हम डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से किसी सब्सटेंस को गैसियस फॉर्म में लेके या इसको वेपोराइज्ड फॉर्म में किसी एलिमेंट को लेके अगर हम इसको एनर्जी दे देते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद इसकी एक्साइटेशन होती है, तो आफ्टर एक्साइटेशन जब ये एनर्जी एमिट करता है यानी इसकी डी एक्साइटेशन होती है, तो एमिटेड एनर्जी से हासिल होने वाला जो स्पेक्ट्रम होता है थ्रू स्पेक्ट्रोमीटर, इसको हम रिकॉर्ड करवाते हैं थ्रू स्पेक्ट्रोमीटर। तो ये जो स्पेक्ट्रम हासिल होगा ये कौन सा स्पेक्ट्रम होगा? लाइन स्पेक्ट्रम होगा। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन जिसमें हमने स्पेक्ट्रम और उसके दो टाइप्स कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा कि लाइन स्पेक्ट्रम क्या है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या है, पहले स्पेक्ट्रम क्या होता है, फिर उसके टाइप्स को हमने डिस्कस किया, फिर लाइन स्पेक्ट्रम को हम कैसे अटेंड करते हैं तो इसके बारे में हमने पढ़ा। तो आज की क्लास में हमने स्पेक्ट्रम को डिस्कस किया है। अब अगली क्लास में फिर हम इस लाइन स्पेक्ट्रम के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो लाइन स्पेक्ट्रम है ये फर्दर हमारे पास फिर टू टाइप्स का स्पेक्ट्रम होता है, एक को हम लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और दूसरे को लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। तो लाइन स्पेक्ट्रम के जो टाइप्स हैं उसको फिर हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।